कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं को संतु भैया और आभा बहन की राम राम। आभा बहन, आपको भी हमारी राम राम। आपको भी हमारी राम राम संतु भैया। इसी के साथ सभी किसान भाइयों बहनों सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है किसान वाणी की चौपाल में। तो कैसन हुआ किसान भाइयों? हाँ संतु भैया, ठीक बा। हमारे किसान भाई बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। चलिए हम इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्यों बहन? हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बहन, एक बात जा बताओ। हाँ, आज बड़े खुश दिखा रहे हो। अरे काहे नहीं भैया, हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं। हाँ जा बात तो है, पर फिर भी आज कुछ खास बात लग रही है। संतु भैया, आज तीजा का पर्व है। अच्छा। और आपके तो मालूम ही है कि तीजा में हम सभी बहनें उपवास रखते हैं। अच्छा जा बताओ, तीजा बांधे का नहीं इस बार? बांधे ना भैया, घर में बांधे। अच्छा वो मैं भाई देखो बहुत सी चीजें लगा थे, अब मैं समझ गए। वैसे आपकी बात उपवास है ना, तभी तो आप खुश दिखा रहे हो। और भैया हाँ, और भैया खुशी की एक और बात है। वो कौन सी बहन? भैया ये है वो खुशी की बात कि भाई आज चौपाल में हमारे संतु भैया से हम मिलेंगे, उनसे मिलने का मौका मिल गया। अच्छा, है ना? अच्छा, तो अच्छी जानकारी भी आज मिलने वाली है हमको भी, हमारे किसान भाइयों को भी। क्या बात है बहन। आप आई तो भाई कोई ना कोई जानकारी तो आपने भी लेके आई होंगी, हैं? और हाँ। तो बताओ जरा, आपने कौन सी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए लेके आई हैं? बिल्कुल भैया, बताएंगे। पर तीजा पर्व की बधाई क्या आप पहले नहीं देंगे हमारे किसान भाइयों को? हाँ बिल्कुल भाई, बधाई देंगे। तो सभी किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं को तीजा पर्व, और कल क्या है? गणेश चतुर्थी। हाँ, तो गणेश चतुर्थी पर्व की भी बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ठीक है ना आप बहन? बिल्कुल संतु भैया, नहीं रहे ना? बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। और सेव खुरमा गुजिया पपड़ी ये सब खाने जरूर आना भैया। बिल्कुल, ये सेव पपड़ी खुरमा जो है ना अपने तीजा बाबा में बांधा थे ना। बिल्कुल बांधते हैं ना भैया। हाँ, तो कल मैं बहन देखो, कल मैं जरूर आऊंगा। हाँ। क्योंकि आज आपका उपवास है। हाँ, कल उपवास छूटेगा। बिल्कुल। तो कल मैं घर में आके जरूर गुजा पपड़ी रखना मेरे लिए। बिल्कुल रखेंगे ना भैया। और एक बात बताएं, हमने सुने थे कि आज कोई विशेष मेहमान भी आने वाले हैं आज की चौपाल में, और वो बहुत ही अच्छे विषय पर भी बात करेंगे। सही सुनी थी आवा बहन आपने। आज हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे। हाँ। ये हैं अमर बहादुर सिंह। अच्छा। हाँ, जो कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के भाई जो सहायक विकास खंड प्रबंधक हैं। हाँ। और जिला जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में आप कार्यरत भी हैं। अच्छा, तो इनसे भैया किस विषय पर बात होने वाली है आपकी? बहन देखो, हमारी बहनों के लिए शासन की कई योजनाएं चलाई जा रही है। हाँ। उसमें एक सारी जो योजनाएं समावेश है। हाँ। वो है एक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में। अच्छा, तो क्या है भैया ये? अरे जरा ठहर जाओ ना, हमारे मेहमान आने दो जरा, और मेहमान आएंगे तो उनसे हम बात करेंगे। अब जा बताओ कि आज की बात का विषय क्या है अपना? हाँ भैया, आज की बात का विषय हमने लिया है खरीफ फसलों का भारत में आर्थिक महत्व। अच्छा। इस विषय पर होगी हमारी आज की बात। तो फिर तैयार हो जाओ भैया। तैयार हो जाओ। हैं क्या करने भैया? अरे भैया, आज की बात करने के लिए तैयार हो जाओ। हमने सोचा कि अभी से ही सेव खुरमा गुजा। नहीं भैया, आपने कल आने की कही है ना। हाँ अच्छा ठीक है। तो भाई आज की बात अपन आरंभ करेगा बहन? करेंगे भैया, लेकिन कुछ मनोरंजन के लिए गीत भजन वगैरह कुछ नहीं सुनवाएंगे क्या अपने किसान भाइयों को? चलो अभी सुनवा देते। पर देखो, आज जब तीजा बाबा को त्योहार है। हाँ, भगवान भोलेनाथ की आराधना हो रही है। माता पार्वती की भी आराधना। और आज तो रात्रि जागरण, आज तो दिन और रात भजन कीर्तन में ही बिल्कुल चलेगा। और देखो, भगवान गणेश जी भी तो भाई प्रथम पूजनी है। सबसे पहले उन्हीं को तो पूजा जाता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने कार्यक्रम को अपन आरंभ करें आज की बात को। उसके पहले गणेश जी की प्यारी प्यारी सी आरती सुन ले। बिल्कुल सुन लेते हैं भैया, चलिए। गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन,
शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन, क्या आराधना हुई है भगवान गणेश जी की, है ना। अब ये बताओ बहन, वो खरीफ फसलों का भारत में आर्थिक महत्व की जानकारी लाई है आपने? बिल्कुल लाए ना भैया, और उसी पे तो होने वाली है हमारी आज की बात। बिल्कुल, बताओ बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था है, अच्छा, वो हमारे यहाँ की यानी हमारे देश की ऋतुओं पर ही आधारित है। अच्छा, जिसमें भैया रबी, जायद और खरीफ, लेकिन इन तीनों मौसम में खरीफ फसलों का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष है। अच्छा, क्यों विशेष है बताऊं आपको? हाँ भैया, क्योंकि ये फसलें जो है ना मानसून पर आधारित होती हैं। बिल्कुल भैया, और ये जून माह से लेकर सितंबर माह तक बोई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और खरीफ की जो फसलें हैं ना, देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी है। बिल्कुल भैया, मूल आधार भी। और आपने जैसा कि बताया कि जून माह से सितंबर माह तक बोई जाती है, यानी जो अभी का समय है ये खरीफ मौसम की जो फसल बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। बिल्कुल सही। ऐसे किसान भाइयों, जो हमारा धान की फसल है, मक्का है, सोयाबीन है, कपास है, अरहर है, ये सभी खरीफ की मुख्य फसलें हैं। लेकिन संतू भैया, हम अभी देख रहे हैं वर्तमान समय में जो है मौसम कभी भी बदल जाता है। बिल्कुल, अभी देखो बारिश हो रही है हमारा। हाँ, कभी बारिश हो रही है, नहीं तो दोपहर में धूप तप गई है। या 8-8 10-10 दिन बारिश नहीं होती, यानी या ये कहो कि साल भर में आप कभी भी बारिश देख सकते हैं, कभी भी गर्मी देख सकते हैं, यानी तीनों मौसम तो दिखने में। हाँ, यानी जो आज का समय है, बदलता जो मौसम है, और बाजार में भी जो उतार चढ़ाव होते हैं, इन कारणों से फसलों का उत्पादन और आय ये दोनों ही भैया प्रभावित हो रही हैं। और ये फसलें जो है खरीफ सीजन की पहचान के साथ साथ जो है खाद्य सुरक्षा ही नहीं ये करती, बल्कि राष्ट्रीय आय, सुना बहन, रोजगार, निर्यात और औद्योगिक विकास में भी बड़ा योगदान रहता है। हाँ, ये बात सही है भैया, ये बहुत बड़ा योगदान है। और किसान भाइयों, धान और कपास जैसी प्रमुख खरीफ फसलें
इनका जो उत्पादन है हाँ। संतु भैया वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है और देश की कुल कृषि आय में ये जो स्थान है इसका वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। हाँ, और कृषि से जुड़ी जो यह आय है ग्रामीण उपभोग और क्रय शक्ति को भी भाई प्रभावित करती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को भाई गति मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है भैया। किसान भाइयों, हमारे देश में कृषि क्षेत्र से लगभग 60% से ज्यादा जनसंख्या इस क्षेत्र से रोजगार लेती। भैया हम देखते हैं कि कृषि में हमारे बहुत सारे मजदूर भाई और किसान भाई जो हैं वो इसमें लगे रहते हैं। इसमें खरीफ सीजन की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। बिल्कुल अहम है। और खरीफ सीजन में बुआई से लेकर कटाई तक बड़ी मात्रा में जो है मजदूरों की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। जिससे क्या होता है कि मजदूर वर्ग को रोजगार भी मिलता है, साथ ही खाद वितरण, कीटनाशक बिक्री, ट्रैक्टर किराया, कटाई मशीन, मजदूरी, ये सभी कामों में भाई तेजी आती है। और खरीफ सीजन में क्या बोला जाए उसको, धान वगैरह क्या कहते हैं? हाँ, धान, अब भी हमने जो बात करी ये सभी फसलें लगती हैं। धान है, मक्का है, दालें हैं, मोटे अनाज हैं। इनसे देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलती है भैया। और बिल्कुल खरीफ सीजन में उत्पादन की जो सफलता है ना, सीधे तौर पर सरकारी राशन प्रणाली बोलो और पोषण योजनाओं को जो है क्या प्रभावित करती हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, कई खरीफ फसलें औद्योगिक इकाइयों का आधार भी है, जिसमें भैया कपास से वस्त्र उद्योग को कच्चा माल मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही जो सोयाबीन है और जो अन्य तिलहन फसलें हैं इनसे खाद्य तेल उद्योग को आधार मिलता है। और गन्ना देखो तो भाई गन्ना ना चीनी मिलों को कच्चे माल के रूप में भी मिलता है। बिल्कुल। और कुछ क्षेत्रों में तो गन्ना जो है खरीफ में ही बोते हैं और रबी में भी बोया जाता है। हाँ जी हाँ किसान भाइयों, इससे ना केवल जैसा कि अभी आपने बताया औद्योगिक उत्पादन होता है बल्कि बहुत से लोगों को गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार भी मिलता है। हाँ, और हमारे यहाँ से भाई चावल, कपास, मक्का और दालों का निर्यात होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है भैया। हाँ, और खरीफ फसलों के लिए भाई निर्यात से जो भारत की विदेश व्यापार नीति है ना, इसको भी मजबूती मिलती है। किसान भाइयों, खरीफ फसलें बीज उद्योग, कृषि रसायन, कृषि यंत्र, ट्रांसपोर्ट, मंडी व्यापार और भंडारण ऐसे कई सहायक व्यवसायों को भी बढ़ावा देती है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो तीव्र होती हैं। हाँ, और खरीफ सीजन में कृषि कार्यों के लिए किसानों को बड़े पैमानों पर फसल ऋण की जरूरत होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। इससे क्या होता है कि बैंकों और सहकारी संस्थाओं की क्रेडिट गतिविधियां भी बढ़ती हैं भैया। ऐसे खरीफ फसलों से कृषि में सुधार और बदलाव की भी संभावनाएं बनती है भैया। बनती है। जिसमें धान जैसी पानी प्रधान फसलों के स्थान पर वैकल्पिक फसलें जिसमें कोदो हो गया, बाजरा है, इनको भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन फसलों को बढ़ावा दे सकते हैं। और भैया इन दिनों हम देख रहे हैं कि इन फसलों की मांग भी जो है वो बहुत ज्यादा है। और डिजिटल कृषि और स्मार्ट तकनीक से मौसम पूर्वानुमान भी पता चलता है। मिट्टी परीक्षण में भी देखने में आता है। मोबाइल ऐप भी है। मोबाइल ऐप आधारित कृषि होती है कि नहीं, उसकी सलाह भी हमारे किसान भाइयों को दी जाती है और किसान भाई को बेहतर निर्णय ले सकते हैं इस ओर। हाँ, इन सब की मदद से यानी हमारे किसान भाई बहुत एक चीज और भी आगे है, ले सकते हैं। ड्रोन पद्धति जो है सटीक खेती के लिए ये जो है खरीफ फसलों में मददगार हो सकती है। हाँ, किसान भाई जो है हमारे किसान उत्पादक हैं, ये संगठनों के माध्यम से भी अपनी फसलों का सीधा विपणन कर सकते हैं, यानी सीधे ये बाजार में विक्रय कर सकते हैं। और फसल बीमा योजना और कृषि सिंचाई योजना और जल शक्ति अभियान जैसे कार्यक्रम खरीफ के लिए बेहद जरूरी होते हैं। हाँ, खरीफ फसलें हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है भैया। लेकिन बदलते समय में इनकी उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थायी रहने की स्थिति पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं भैया। हाँ, तो इनके समाधान के लिए ये जरूरी है कि किसान केंद्रित नीतियां और नवाचारों को अपना सकें। हाँ, या वो अपनाएं। ठीक है, और सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए उन तक, किसान भाइयों तक उनके पास योजनाएं। हाँ, सही बात है भैया। तो खरीफ फसलों की सफलता ना केवल किसान भाइयों की समृद्धि है बल्कि
पूरे देश की आर्थिक स्थिरता का आधार बन सकती है। तो संतू भैया, यही तो थी हमारी आज की बात, खरीफ फसलों का भारत में आर्थिक महत्व, इस विषय पर। बिल्कुल, हमें मालूम था कि हमारी बहन ने आज जो जानकारी लाई है वो उम्दा जानकारी ही हमारे किसानों तक पहुंचेगी। तो आवा बहन, हाँ, क्या कह रहे हो? मनोरंजन करने चाहिए, देखो संदेश आन बारो है। तो चलिए पहले संदेश सुन लेते हैं। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
किसान भाइयों, आज का जो हमारा मेहमान क्रम है, आज के हमारे मेहमान हैं, ये हैं अमर बहादुर सिंह जी, सहायक विकास खंड प्रबंधक, जिला जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के, जो कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में हमें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सर जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ये जो है NRLM के रूप में जाना जाता है। NRLM पूरे भारतवर्ष में संचालित है और मध्य प्रदेश में जब इसको लेकर के आया गया 1 अप्रैल 2012 में, तो इसका नाम दिया गया मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। बाद में उसे परिवर्तन करके मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम रखा गया। इसके अंतर्गत ग्राम में सेक्स सूची अनुसार ACCC डाटा के अनुसार जो गरीब परिवार हैं, उन परिवारों को समूह में जोड़ करके उनकी संवहनीय आजीविका स्थापित करना इसका मेन एक उद्देश्य है। कौन कौन सी योजना इसके अंतर्गत चलाई जा रही है? मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कन्वर्जेंस के माध्यम से आपके लाइव स्टॉक पे काम करती है जी, एग्रीकल्चर पे काम करती है, MED पे काम करती है, जिसमें दीदियों को समूह के माध्यम से समूह में जोड़ करके उन्हें संवहनीय आजीविका देना, जो कि निरंतर चलता रहे। जहाँ तक की बात है NRLM की, तो NRLM में पशुपालन से संबंधित एक समूह में जैसे 10 से 12 महिलाएं हुई, तो उनमें से कोई महिला किसान है, कोई महिला भूमिहीन है, कोई महिला किसी न किसी रोजगार से जुड़ी हुई है, अधिकतर महिलाएं मजदूर हैं। ऐसी महिलाओं को विभिन्न योजनाओं में जोड़ करके, जैसे कि बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन, इसके अलावा सामुदायिक कार्य, सामूहिक कार्य, जैसे अपना अभी लेटेस्ट में चल रहा है महुआ कुकीज से संबंधित, महुआ लड्डू से संबंधित, राजा खो में चल रहा है, जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बात रखी थी, हैं, वो भी हमारे ऐसी चीजें हैं जो कि आज पूरे भारतवर्ष में फेमस हो चुकी हैं। साथ साथ महिलाओं को गाँव में किराना दुकान, मनिहारी दुकान, आटा चक्की, ये योजनाएं समूह के माध्यम से समूहों का CC लिमिट बैंक से बैंक क्रेडिट लिमिट कराया जाता है और समूहों को चक्री कोष राशि प्रदान की जा रही है जो 20,000 रुपए का होता है। उसके अलावा CIF की राशि जो CLF के खाते में आता है। समूह इसका एक मैं परिचय दे दूं, एक समूह में 10 से 12 महिलाएं होती हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष, एक सचिव होते हैं। और जैसे एक गांव में 10 स्वसहायता समूह हो गए या 5 स्वसहायता समूह हो गए, उनका जो है एक मुखिया होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राम संगठन के नाम से। ग्राम संगठन बनता है, उस ग्राम संगठन में उस गाँव के जितने समूह हैं उनके अध्यक्ष, सचिव जो है तो उसके कार्यकारिणी सदस्य होते हैं और समूह स्वयं ग्राम संगठन का सदस्य होता है। फिर इसी तरह से 30-30 ग्रामों को मिला करके 30 ग्राम, 32 ग्राम जैसा जहां हुआ, उनको मिला करके एक CLF का निर्माण किया गया, जिसे क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है संकुल स्तरीय संगठन। उसमें शासन द्वारा जैसे किसी गाँव में अगर 10 स्वसहायता समूह हैं तो 5 लाख रुपए शासन द्वारा जब CLF डिमांड करता है, ग्राम संगठन से फिर समूह डिमांड करता है और समूह से फिर दीदियां डिमांड करती, तब उनके पास पैसा जाता है। उन पैसों को लोन के रूप में लेकर के, जिसे 1% ब्याज की दर से वापस करना पड़ता है और अपनी छोटी छोटी गतिविधियां स्थापित करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ी लिखी महिलाएं चाहिए कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो भी इसमें ले सकती हैं? महिलाओं के लिए है कि इसमें पुरुष भी सहभागिता निभा सकते हैं अपनी? इसमें क्या है, पुरुष की सहभागिता कोई नहीं रहती है। और इसमें जहाँ तक महिलाओं की बात है, शिक्षा की बात है, तो अगर कोई निरक्षर महिला है उसे भी समूह में रखा जा रहा है। जो साक्षर है, जो दस्तखत भर करना चाहती हैं, उनको भी रखा जा रहा है। सेक्स सूची के अनुसार, यानी बहुत ही गरीब परिवार जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, भूमिहीन है, ऐसे परिवारों को समूह में जोड़ करके उनके लिए इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनका संवहनीय आजीविका तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे अभी हमारे छिंदवाड़ा जिले में 9 विकास खंड हैं। 9 विकास खंड में से हमारा एक छिंदवाड़ा विकास खंड है, जिसमें लगभग 11 स्वसहायता समूह बने हुए हैं और उसमें हमारे विकास खंड के अंतर्गत 89 ग्राम संगठन बने हुए हैं। और अपने विकास खंड के अंदर उन 89 ग्राम संगठनों में 3 CLF बने हैं, जिसे क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहा जाता है। उसी के माध्यम से पूरा काम किया जाता है। आज की डेट में अगर गांव में जाकर के देखिए, जो महिला घर से नहीं निकलती थी, वो आज यहाँ जब कम से कम हमारे ऑफिस में 100-150 महिलाएं हमेशा यहाँ रहती हैं, चूंकि वो अपने अधिकारों को पहचानने लगी हैं। इसके अलावा बहुत नारी अधिकार केंद्र खोला गया है, महिलाओं से संबंधित जो घरेलू हिंसा या कि
और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो ग्राम समूह में रखा जाता है, समूह से ग्राम संगठन में आता है, ग्राम संगठन से सीएलएफ में आता है, सीएलएफ से उठ करके नारी अधिकार केंद्र में आता है, नारी अधिकार केंद्र उनका जो है निवारण करता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें बनी, जैसे हमारा प्रोड्यूसर ग्रुप कंपनी बनी हुई है, उनके माध्यम से भी खरीदी बिक्री कराई जाती है, उसमें से भी दीदियों को आमदनी हो रहा है। और जैसे अपना देख लें कि उमरहर में दीदियां बहुत अच्छा काम करती थी हैं और कर रही हैं। इसके अलावा आप जिस क्षेत्र में जाएं तो हर क्षेत्र में ऐसी कौन जो हमारी लक्षित महिला दीदी हैं, अगर 100 महिला हैं तो 100 में से आज की डेट में कम से कम नहीं तो 60 से 70 महिलाएं कुछ न कुछ एक्टिविटी करती हैं। कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा है, कोई किराना दुकान मनिहारी दुकान यानी एमएडी से जुड़ा, कोई पशुपालन से जुड़ा, सब ये सब चीजें चल रही हैं और अच्छा खासा उनको इनकम हो रहा है। और पैसा ले करके और 1% ब्याज सहित वापस करती हैं समूह में पैसा, फिर उठाती हैं, फिर वो करती हैं। उनका ये दिनचर्या अब उनके रूटीन में आ चुका है। तो हमारी दीदियां बहुत ज्यादा विकास कर। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कुछ महिलाएं अभी इसमें भाग नहीं लिया, जिन्होंने वो जानती नहीं है या वो लेना चाहती, तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे जुड़ जाएं और उनको कैसे इसका लाभ मिल जाए? अभी हमारा छिंदवाड़ा ब्लॉक समूह बनाने के लिए बनने में सैचुरेट हो चुका है, लेकिन अभी भी जो वंचित परिवार हैं तो किसी न किसी समूह में उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। जैसे किसी समूह में 12 महिला हैं या 11 महिला हैं, अगर 2-3 उस मोहल्ले की महिला बची हैं और वो हमारे लक्षित श्रेणी में आ रही हैं तो उन दीदियों को सीआरपीओ के माध्यम से, सीआरपी हम मतलब वहाँ से जानकारी लेकर के आती हैं, उनको जब हम बताते हैं जाकर के उनकी बैठक करवाते हैं, उनकी बैठक करवा करके और फिर उनको समूह में जोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया तो सतत चलती रहेगी, क्योंकि समूह में अध्यक्ष बदलते रहते हैं, सचिव बदलते रहते हैं, सदस्य निकलते रहते हैं, फिर जुड़ते रहते हैं, तो सतत प्रक्रिया सर ये जुड़ते हैं। चलिए अमर बहादुर सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी जो है आज मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताई है। और ये बातें जो हमारी बहनों ने सुनी है, तो जरूर जो नहीं जुड़ी हैं अभी या जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहती हैं, फ्री नहीं रहना चाहती हैं और वो चाहती कि कुछ कर गुजरे हम और कुछ बड़ा बने, तो आप इसमें भाग लेकर और अपने जीवन को मजबूत बना सकते हैं। चलिए सर, आपने हमारे जो इस कार्यक्रम के लिए समय दिया है और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए और श्रोताओं के लिए कही है, इसके लिए हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, सभी किसान भाइयों बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। आभा बहन, आपने सुने का नहीं? अरे सुने ना भैया। हाँ, तो बताओ जरा कौन से मेहमान थे आज के? भैया, आज हमारे साथ मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक विकास खंड प्रबंधक अमर बहादुर सिंह, जिला जनपद पंचायत छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से और इनसे आपने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पर बातचीत। बहुत बढ़िया। हम देख ही रहे थे कि हमारी बहन आ गई हैं सूचना लेके, और भाई सुन रही का नहीं सुन रही, मगर सुन रही, आपने बिल्कुल सुने। तो का सूचना लाए हो? हाँ भैया, मैं सुना देती हूँ पहले अपनी सूचना, लेकिन उससे पहले ये संदेश जो आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये अपने किसान भाइयों को सुनवा देते हैं। हाँ। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुनाई लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपसे यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें और रेडियो सुनते रहें। तो कहते हैं संतु भैया और आभा बहन की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।